हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें मैं आपसे हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस कर रही हूं और ये आज की हमारी क्लास 3 रहेगी। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस दे चुकी हूं, तो पहले की वीडियोज़ भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अब साथ साथ हम सिविक्स को भी स्टार्ट करेंगे और उस साथ साथ फिर जब आपकी जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको ज्योग्राफी भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण युग। लास्ट की वीडियो देख लीजिए, पूरा पाषाण आपको मैंने करवा दिया था। तो आज बारी है मध्य पाषाण युग की। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस युग में सबसे ज़्यादा आपके पर्यावरणीय जो है बदलाव मिलते हैं? तो आपके मध्य पाषाण युग में मिलते हैं। इसको हम और अन्य नाम क्या है मध्य पाषाण युग का? तो मेसोलिथ जो नाम है अन्य नाम है। अब इसका टाइम पीरियड जो है आपको याद रखना है। इसका समय लगभग आपका 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। ये टाइम पीरियड जो है आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण युग का क्या टाइम पीरियड है। आपसे टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब इसकी बात करेंगे कि हम इसमें औजार कैसे थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो मैंने जो है मेन पॉइंट्स ही उठाए हैं कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी कहते हैं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। इस काल के जो पाषाण थे, औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, जो आपके औजार थे बहुत छोटे थे, आपके मध्य मतलब छोटे थे। इनको क्या कहते थे? इनको हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इनके औजार थे वो बहुत ही छोटे थे मध्य पाषाण युग के, और इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। अब इन औजारों से, अब देखिए मैंने आपको औजारों के बारे में बता दिया कि कैसे होते थे। अब इनके काम जान लेते हैं कि इनके काम क्या क्या थे। इनके काम थे कि हड्डियों या लकड़ियों के मूठे तथा हंसियाँ और आरी जैसे औजार इनसे मिलते थे। ठीक है, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों की भी इस दौरान जो है बनाए जाते थे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता था कि जो आपके पेड़ होते थे उनको काटना होता था। अब ये बताया गया है कि कौन कौन से औजार मिलते थे। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई, औजारों से काम क्या करते थे मध्य पाषाण युग में, और ये किस किस तरह के मिलते थे ये मैंने आपको बता दिया है कि हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे जो है औजार मिलते थे। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है और इतना ही आपको जो है याद रखना है। ठीक है, और पूरा पाषाण युग के भी जो औजार हैं आपके मध्य पाषाण युग में जो थे बनते थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग में भी क्या बनते थे? पूरा पाषाण युग वाले औजारों की भी मतलब मात्रा थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए जुलाई 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में स्थित जो आपका भीमबेटका है वो एक डैश पुरा स्थल है। तो ये आपका पूरा पाषाणिक है। ठीक है, ये आपका जुलाई 2013 में सीटेट में आया हुआ है। नेक्स्ट भी जो है आपका जो आया हुआ है जुलाई 2013 में ही आया हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर रख के दफनाया जाता था। तो जो आपके उत्तर की ओर दफनाया जाता, तो ये गांव था इनाम गांव। क्या नाम था? इनाम गांव। ये घोड़ नदी के किनारे स्थित था और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद रखना है। 3600 से लेकर 2700 साल पहले का जो टाइम पीरियड है आपका किसका है? इनाम गांव का है। ठीक है, 3600 साल से पहले 2700 साल का जो है टाइम पीरियड है। और ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें खास इनाम गांव में ऐसी खास बात क्या है कि मृतक को प्राय जो था ना, जो मर जाता था आदमी, उसको उत्तर की ओर उसका सिर होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मध्य पाषाण युग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, नोट्स आप अपने रेडी कर लीजिए। साथ साथ क्वेश्चन है कि जिसमें आपके पर्यावरणीय बदलाव किस में मिलते हैं? आपके मध्य पाषाण युग में मिलते हैं। इसको हमारे मध्य पाषाण युग का जो मतलब अलग से नाम है और नाम क्या है? मेसोलिथ है। ठीक है, आपको जो इसका टाइम पीरियड याद रखना है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का। ठीक है, और इसमें जो आपके औजार हैं उनका क्या विशेष है? उनके औजार ना छोटे होते थे। ठीक है, जो किस तरह के औजार होते थे? छोटे होते थे। तो इन औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, और किस किस तरह के आपको जो है
औजार मिले हैं, हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे मिले हैं। ठीक है, और इसमें एक और ख़ास बात मध्य पाषाण युग में क्या है जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है कि पूरा पाषाण युग के जो आपके औजार हैं वो भी जो है मध्य पाषाण युग के जो है अंदर बनाए जाते थे। ठीक है, तो इतना आपको मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम नवपाषाण युग की। ठीक है, अगले युग की जो शुरुआत है आपकी लगभग 10,000 साल पहले से जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम क्या कहते हैं, जब 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नवपाषाण युग कहेंगे। अब इसमें एक खास बात है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए आप कुत्ते को कहते हैं ना, पालतू कहते हैं, कुत्ते को हम रखते हैं ना घर में, तो कुत्ते को हम यहाँ अपने घर पे रखते हैं लेकिन वो पहले जंगली जानवर था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका जंगली जानवर से उसको पालतू कैसे बनाया गया, वो किस युग में था, तो वो आपका नवपाषाण युग में था। ठीक है, सबसे पहले जो आपका कुत्ता था वो जंगली जानवर था, उसको फिर आपने क्या किया, उसको आपने पालतू बनाया। ठीक है, और वो कुत्ते का ही पूर्वज था। इतना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को आपने पालतू बनाया था वह कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग किस किस पर आ गए, कुत्ते से वो किस पर आ गए, कुत्ते से वो आ गए भेड़ पर, बकरी पर और गाय पर और सूअर पर भी। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय और सूअर। सबसे पहले वो किस पे आए थे, कुत्ते पर आए थे। कुत्ता आपका क्या बन गया था, आपका जो पालतू पशु बन गया था, पालतू बन गया था ना। फिर भेड़ आई, भेड़ भी पहले जंगली था, फिर उसको पालतू किया गया, बकरी को इसी तरह, फिर गाय को, फिर सूअर को। ठीक है, ये एक सीरियल है कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया, कुत्ता आया, फिर दूसरे नंबर पर कौन आया, भेड़, फिर बकरी, फिर गाय, फिर सूअर। इस तरह आपको एक क्रम याद रखना है कि सबसे पहले किसको, जंगली जानवर का कौन सा पूर्वज रहा है, वो आपका कुत्ता रहा है, और वो किस युग से संबंधित है, वो आपका नवपाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। एक इसमें खास जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक पुरा स्थल है, वो भी आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चतालहयुग तुर्की में है। लिख देती हूँ, चतालहयुग, ये आपका कहाँ है, ये आपका तुर्की में है। ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता था, इस युग मतलब इसमें क्या होता था, इस पूरा स्थल में क्या होता था कि दूर दराज स्थानों से आपके पास चीज़ें लाई जाती थी और क्या किया जाता था, उन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। चतालहयुग में ये आपका प्रसिद्ध पूरा स्थल है नवपाषाण युग का। इसमें क्या किया जाता था, इसमें दूर दराज से जो है स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। अब वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ आपको याद रखनी है कि सीरिया से लाया गया था एक चकमक पत्थर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ही दिया गया है कि सीरिया से क्या लाया गया, सीरिया से लाया गया आपका चकमक पत्थर, और एक लाल सागर की कोड़ियाँ लाई गई चतालहयुग में, और भूमध्य सागर की सीपियाँ कहाँ लाई गई, चतालहयुग में। ठीक है, ऐसे चीज़ों को याद किए, ऐसे याद नहीं रहेंगी, बार बार उस चीज़ को बोलेंगे, बार बार अपने नोट्स, अपने आप नोट्स लिख रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए तो चतालहयुग भी आपको याद हो जाएगा कि चतालहयुग में क्या गया था, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, तो इतना जो क्या है, इतना खास है नवपाषाण युग में। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा कि किसका कौन पूर्वज था, फिर क्या आया, और उसमें चतालहयुग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम खेती और पशुपालन की। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप पौधों को उगा रहे हैं, वहाँ पर आप जो है जानवरों की देखभाल भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आप बस गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपकी बसने की प्रक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो अब लाइक ज़रूर कर देंगे आप और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो एक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बुर्ज होम, ये दिया गया है बुर्ज होम। इसमें क्या करते थे, इसमें ना गड्ढे बनाते थे और गड्ढों के मतलब कि घर, ये ना गड्ढे के नीचे रहते थे और वहाँ पर अपना घर बना लेते थे और उसको हम क्या कहते थे, गर्तवास कहते थे। ठीक है, और इसमें खास बात क्या थी कि बुर्ज होम में क्या था कि ना सीढ़ियाँ उतरने के लिए हमें यहाँ पर मिलती थी, सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी होती थी, फिर उतरते तो चढ़ने के लिए भी होंगी। और बुर्ज होम में क्या मिलता था, हमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। क्वेश्चन आ सकता है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरह आ सकता है कि बुर्ज होम आ सकता है कि वर्तमान में ये कहाँ पर है, वर्तमान में ये कश्मीर में है।
बुर्ज होम में ऐसी खास क्या बात है जो याद रखनी है आपको कि बुर्ज होम में लोग जो थे गड्ढे के नीचे रहते थे और वहाँ पर अपना क्या बनाते थे, घर बनाते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि बुर्ज होम के घरों को क्या कहा जाता था, तो बुर्ज होम में घरों को गर्तवास कहा जाता था। क्या इनमें सीढ़ियाँ थीं? हाँ, इनमें सीढ़ियाँ होती थी। इससे क्या था कि ये गड्ढों में ऐसा क्यों रहते थे, ये अपना गर्तवास क्यों बनाते थे, वो इसलिए बनाते थे कि ठंड के मौसम में इनको सुरक्षा मिलती थी। ठीक है। और एक आगे बात की गई है, फ्रांस में